सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश की, जिसमें हमने आरबीसी और एनसीईआरटी से जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते थे उन सभी को इंक्लूड किया। साथ ही साथ ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से वीडियो को आसान बनाने की कोशिश की। ठीक इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भोजन के घटक। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए बता देता हूं, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये क्लासेस केवल लेवल सेकंड साइंस मैथ्स वालों के लिए ही है क्या, तो साथियों ऐसा नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, उसके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेवल सेकंड साइंस मैथ्स वालों के लिए, और L1 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी जनरल साइंस के पर्सन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज देखिए हम बात करेंगे कि भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं, और दूसरी हम बात करेंगे भोजन के प्रत्येक घटक शरीर को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। तीसरा बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने बात भी की थी कि भोजन क्या है और भोजन शरीर में किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है, ये भोजन के क्या क्या स्रोत है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले भोजन के घटक। तो देखिए, शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें मुख्य रूप से ये 5 या 6 चीज़ें होती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, इसके अलावा कुछ जल, और लास्ट में एक रुकसांस या रफेज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके घटकों की पहचान होगी कैसे। हम किसी भी पदार्थ से कैसे पता लगाएंगे कि इसमें प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या वसा है। तो चलिए इनके परीक्षणों की बात करते हैं। हालांकि क्लास 6 जरूर है, लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण में कौन कौन सी विलीनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन परीक्षण की। तो साथियों एक ट्रिक सुनिए कि कोई पब है जहाँ पर डांस वगैरह चलता है, पब में कोई व्यक्ति कैसे नाच रहा है, पब में कोई व्यक्ति कैसे नाच रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि अक्सर हम भूल जाते हैं कि प्रोटीन के परीक्षण में कैसा रंग होता है और कौन कौन से विलीनों की आवश्यकता होती है। तो पी से आपको याद रखना है प्रोटीन, बी से आपको याद रखना है बैंगनी रंग। तो प्रोटीन के परीक्षण में जो अंत में रंग कैसा आएगा, बैंगनी रंग आया, और वो कब आएगा, जब उसमें कैसे से आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट, कैसे कॉपर से सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और नाचने से याद रखना NaOH। तो ये नाच शब्द से आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की मदद से प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। और कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी जो खाद्य पदार्थ है उसका थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमें उसको थोड़ा सा प्रख नली के अंदर, जो एक टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर उसका थोड़ा सा विलियन ले लेते हैं, लगभग 2 ml। उसके अंदर लेने के बाद इसमें कुछ मात्रा में लगभग 1 या 2 बूंद कॉपर सल्फेट की मिलाई जाती है, CuSO4। कॉपर सल्फेट, या देखिए किसी भी, मैंने आपको रासायनिक सूत्र से संबंधित एक पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है। आपको अगर रासायनिक सूत्र, उनके नाम में, उनके सूत्रों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ट्रिक के साथ बता रखी है। और उसके अंदर उस विलियन में कुछ मात्रा 1-2 बूंद कॉपर सल्फेट और साथ ही साथ 6 से 7 बूंद कास्टिक सोडे की यानी NaOH की डालते हैं। ये डालने के बाद हम देखते हैं कि यदि उनका रंग, अगर उसका रंग, जो विलियन का रंग बैंगनी हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसमें निश्चित रूप से क्या पाया गया है, उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की हम पहचान कर सकते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ में हम घर पे भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। हम डेली लाइफ में देखिए अपना जो भी आए दिन हम नॉर्मली अपने घर में ज़्यादातर जो चीज़ें खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। जैसे सुबह हमने रोटी खाई, रोटी के साथ हमने मान लिया आलू की सब्जी खा ली, तो ये रोटी है या फिर आलू की सब्जी है, ये मुख्य रूप से क्या है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट है, हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी। तो ये चीज़ें मोस्टली हम जो खा रहे हैं वो आए दिन, ये देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, आए दिन हम नॉर्मली क्या खाते पीते रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, हम क्या करते रहते हैं, दिन हो या रात हो, हम नॉर्मली क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अब इसे देखिए, आए दिन से आपको याद रखना है आयोडीन। आयोडीन आपको याद रखना है कि आयोडीन के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट की पहचान करते हैं। तो डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा आए दिन हम क्या खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसकी पहचान आए दिन से याद रखना आयोडीन। अब दिन रात क्यों लिखा है, देखिए दिन के समय बादल या फिर मौसम कैसा होता है, ब्लू कलर का या फिर नीला होता है, आसमान कैसा होता है, अपना नीला होता है, और रात में कैसा होता है, काला होता है। तो आए दिन, दिन हो या रात हो, हम कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है
कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका परीक्षण किससे करते हैं, आयोडीन से करते हैं। और आयोडीन की 4-5 बूंदे अगर इस विलेन पर डालते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में, यदि उसका रंग गहरा नीला या काला हो जाता है तो ये बताता है कि उस पदार्थ में क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो आए दिन हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दिन हो या रात हो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो दिन में नीला रंग और रात को काला रंग, ये ट्रिक है, सिर्फ ये रंग पहचान कराता है कार्बोहाइड्रेट। और उसका रंग कैसा था, तो पब से याद रखना, बी से बैंगनी रंग। ये कन्फ्यूजन अक्सर रहता है हमारे दिमाग में, प्रोटीन में कैसा रंग होता है या कार्बोहाइड्रेट में। अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं वसा की। देखिए वसा का बिल्कुल सिंपल सा परीक्षण है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं है, उसकी पहचान करने के लिए उस पदार्थ को किसी भी पेपर के ऊपर थोड़ा सा रगड़ कर देख सकते हैं, या उसको पीसने के बाद उसको कागज़ के ऊपर रगड़ते हैं, जिससे क्या होगा, उस कागज़ पर अगर हल्के तेल के धब्बे से दिखाई देते हैं, उसको थोड़ा सा हम अगर सूरज की ओर देखेंगे या फिर थोड़ा सा हल्का सा लाइट की ओर देखेंगे तो उसमें धब्बे से यदि दिखाई दे रहे हैं तो ये धब्बा बताता है कि इसमें निश्चित रूप से क्या है, ये तेली है, ऑयली है। ऑयली स्किन जैसे हाथ लगाने से भी पता चलती है, वैसे ही इस कागज़ की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं है। तो ये हमने कुछ परीक्षणों की बात की कि किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो साथियों आपको ये जो ट्रिक्स है वो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ इजी चैप्टर को आपके साथ और भी इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। पोषक तत्वों को शरीर की आवश्यकता, यानी जो जितने भी पोषक तत्व है वो शरीर को किस प्रकार से शरीर के लिए आवश्यक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें, देखिए कार्बोहाइड्रेट की। तो जितने भी पोषक तत्व है ये शरीर में वृद्धि करते हैं, ऊर्जा की पूर्ति करते हैं शरीर में। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं शरीर में वृद्धि के लिए जो ऊर्जा वर्धक, एक तो देखिए 2 टाइप की चीज़ें हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, मैंने आपको बताया था कैलोरी मान सबसे अधिक किसका होता है, तो वो होता है अपना वसा का। तो ये अलग चीज़ है, लेकिन शरीर में जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। और नेक्स्ट बात करें, तुलनात्मक रूप से मैंने कल भी बताया था सबसे अधिक ऊर्जा मान किसका होता है। ये प्रश्न देखिए, ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, रीट 2018 के अंदर प्रश्न आया था कैलोरी मान वाला, वो यहाँ से भी क्लियर हो जाता। वसा का मान जो कैलोरी मान है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रोटीन का। देखिए हालांकि प्रोटीन भी एक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ये अंतिम सोर्स होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर की वृद्धि करना होता है। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा शरीर को ऊर्जा नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट, या फिर लास्ट में बात करें मिनरल्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है, लेकिन मिनरल्स जो होते हैं या विटामिन जो होते हैं या जल जो होता है, एक सिंपल सा मैं आपसे पूछूं 1 लीटर जल में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी या 2 लीटर जल से, तो रियल बात यह है कि जल के अंदर एनर्जी होती नहीं, कैलोरी मान होता ही नहीं है, इसलिए जल से कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। आगे बात करें पोषक आहार एवं संतुलित आहार किसे कहेंगे। अगर आपसे सिंपली पूछूं कि एक संतुलित आहार की कैटेगरी में कैसे खाने को रखेंगे, तो ऐसा भोजन जिसमें सभी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, वाटर हो, सभी की एक उचित इतनी मात्रा हो जितनी शरीर को आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार यदि किसी भी खाने में सभी पोषक तत्व उतनी मात्रा में उपलब्ध है जितना शरीर की आवश्यकता है, तो उस ऐसे खाने को हम कहेंगे पौष्टिक आहार, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। आगे बात करते हैं संतुलित आहार का मतलब हमारे शरीर में जितने भी जो तत्व होते हैं, यानी जितने भी आवश्यक तत्व है वो सभी सम्मिलित होने चाहिए। तो ऐसे खाने को ही संतुलित आहार की कैटेगरी में हम रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नियमित शारीरिक वृद्धि तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करें संतुलित आहार के अंदर बात करें तो देखिए अब यहाँ पर कल हमने बात भी की थी, ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे है, गेहूँ से। जितने भी अनाज वाली चीज़ें हैं उन सभी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, ऊर्जा। 2 नंबर पे बात करें प्रोटीन। प्रोटीन का जो मुख्य सोर्स हमने कल भी बात की थी, दाल है, मांस मछली है, अंडे हैं या दूध है। ये मुख्य रूप से किस चीज़ का हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटीन। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी भी खाने में सिर्फ एक ही चीज़ उपलब्ध हो, एक से अधिक चीज़ें भी हो सकती है। जैसे दूध के अंदर बात करें, देखिए दूध को पहले पौष्टिक आहार की कैटेगरी में रखते थे, अकेला दूध एक संतुलित आहार था। लेकिन दूध के अंदर एक तो विटामिन सी नहीं होता और साथ ही साथ इसमें आयरन तत्व नहीं पाया जाता, इसलिए बाद में इसको दूध को पौष्टिक या संतुलित आहार नहीं कहा जाता, क्योंकि सभी तत्व उपलब्ध होने चाहिए। तो इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं होता, दूध में इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। तो याद रखना दूध में होती सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है किसी भी खाने में उसको उसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अनाज में होती बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। अंडे के अंदर कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो इसके अलावा इसमें फैट भी होता है, लेकिन फिर भी इसको प्रोटीन का मुख्य स्रोत कहते हैं क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे बात करें, लास्ट हम बात करते हैं कि इनकी कमियों से जो होने वाले रोग है। देखिए
कार्बोहाइड्रेट एक मुख्य स्रोत किसका है? एनर्जी का है। तो इसकी कमी से जैसे हम बात भी करेंगे 10th क्लास में, ऐसा ही एक पहला ही चैप्टर है जहाँ पर डिटेल से बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से वसा की। फिलहाल बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे शेयर कर देता हूँ। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं दो चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जल वगैरह, जल अपने शरीर में सबसे अधिक मात्रा में अपने शरीर में कौन सा तत्व है या सॉरी कौन सा यौगिक है, तो वो है जल। शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में अपनी जल पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ या यौगिक। आगे बात करें, जल जो होता है ये शरीर में चीज़ों को अवशोषण करने में, ये शरीर का उत्सर्जन करने में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे शरीर में मूत्र के रूप में या पसीने के रूप में जल के साथ साथ बहुत सी चीज़ें उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जन में और चीज़ों को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा बात करें रेशेदार भोजन, जो भी रफेज जिसे कहते हैं, एक चीज़ होती है रफेज। देखिए ये रफेज होता है, ये भी एक भोजन का ही घटक है। हालांकि इसको नॉर्मली हम क्लास में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रफेज या फिर रेशेदार भोजन क्या होते हैं कि जो एक तो छिलके वाले जितने भी फल वगैरह होते हैं या अनाज वगैरह होते हैं, इनका ना तो कोई ऊर्जा में योगदान होता है, ना ही इनका अलग से शरीर में कोई इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक रोल की बात करें तो वो है शरीर में उत्सर्जन में काफ़ी मदद करते हैं। ये जो अपना जो पाचन तंत्र वगैरह है उसको, जो भोजन का मार्ग है उसको थोड़ा सुगम बना देते हैं और उत्सर्जन में मदद करते हैं जो रेशेदार भोजन होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है जैसे कच्ची सलाद वगैरह है, पत्तेदार सब्जियां है, फल है, इनका सेवन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे डाइजेशन वगैरह अपना अच्छा रहता है, तो ये मदद करते हैं, ऊर्जा वगैरह नहीं देते रेशेदार भोजन। अब लास्ट बात कर लेते हैं किसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन से संबंधित एक वीडियो में आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, वो फिर से शेयर कर देता हूँ कि विटामिन जितने भी है A, B, C, D, E, K और साथ ही साथ जितने भी B कॉम्प्लेक्स है उसकी किस प्रकार से उनका वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं विटामिन ए, ये आंखों से संबंधित है। इसकी कमी से अपने जैसे विटामिन ए को क्या भी कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, जो अपनी आंखों की रेटिना होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण रात में कम दिखाई देता है, जिसे रात की अंधी या फिर रतौंधी कहते हैं विटामिन ए। विटामिन B1, इसे बी से आपको मैं ट्रिक के द्वारा मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बी से बेरी, सी मसूड़ों से खून आने लगता है, स्कर्वी, ये याद रखना आप, स्कर्वी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और ऐसा एकमात्र विटामिन है जो केवल खट्टी चीज़ों से ही मिलता है, इसलिए ही दूध में कौन सा विटामिन नहीं है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन डी की बात करें तो हड्डियों को मजबूत करता है, इससे हड्डियां जो कमज़ोर होकर जैसे जो पैरों के घुटने वगैरह मुड़ जाते हैं उसे रिकेट्स रोग कहते हैं। आपने बच्चों के देखे होंगे कई बार घुटने जैसे आपस में घुटने टकराते हैं, जैसे फौज वगैरह में उनको नहीं लेते हो तो उनको कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, आपस में घुटने टकराते हैं, अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम, ये कुछ खनिज लवणों की बात आ चुकी है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलकन रोग हो जाता है, जिसे गाइटर भी कहते हैं। लोहे की कमी से एरेक्टा एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आगे का जो चैप्टर है उनको भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन साथियों आप भी समझ सकते हैं, मेरा खुद का भी एग्जाम है, मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है। पूरा कंटेंट पहले तैयार करना, उसको खुद पढ़ना, PDF बनाना, वीडियो बनाना, काफ़ी समय लग जाता है। अगर ये सारी मेहनत आपको रियल में लगता है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करके इस मेहनत का थोड़ा सा आप एप्रिशिएट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।